नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बाजार 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद। निफ्टी की लगातार 8वें दिन बढ़त पर क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी। डिफेंस, मेटल, पीएसई शेयर्स में तेजी। एक साइड आपका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू घट रहा है, यू नीड ऑल्टरनेटिव टू होल्ड, एंड तीसरे साइड सम कैपेसिटी इज बीइंग टेकन आउट। तो ये सबको अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ये लगता है कि हार्ड एसेट्स में एक तेजी लंबी होने वाली है। मेटल, सोना, चांदी में आगे दिख सकती है ज्यादा चमक। सीएनबीसी आवाज के खास शो मार्केट गुरु में बोले इनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी। कहा आईटी फाइनेंशियल की जगह अब न्यू एज कंपनियों का दिखेगा जलवा। नेक्स्ट 50 में बी द मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। और जैसे ये मिड कैप में चल ही रहा है, तो ये जो कॉम्पोजिशन होगा, आई थिंक ऑफ द मार्केट हैज टू चेंज, एंड इंडेक्स कॉम्पोजिशन 3-5 साल में बदलेगा काफी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। बड़े आईपीओ में कम हिस्सेदारी बेचने पर मिल सकती है छूट। रीट्स और इन्विटीज को इक्विटी का दर्जा देने के मुद्दे पर भी चर्चा संभव। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम लगभग तय। राष्ट्रपति आवास में जेन जी के साथ अहम बैठक। गाली गलौज के बाद एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर घमासान। बिहार कांग्रेस के वीडियो को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। बिहार कांग्रेस ने कही मामले की जांच की बात। सुरक्षा जांच के बाद फर्जी निकली दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल से बम की धमकी। खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मिली धमकी। तो बुलेटिन में सबसे पहले आज आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। बाजार में बुल का जोश आज सुपर हाई रहा। आज का बाजार 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी ने लगातार 8वें दिन बढ़त पर क्लोजिंग ली। निफ्टी 109 पॉइंट चढ़कर 25,114 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 356 पॉइंट की छलांग के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस, मेटल, पीएसई शेयर्स में तेजी दिखी। दूसरी तरफ फार्मा, ऑटो, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी ने कहा कि इनकम टैक्स और जीएसटी में कटौती से मांग बढ़ेगी। मार्केट एक फंक में था, चलने को तैयार नहीं था। फिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और वाकई में वो जो जीएसटी कट था एकदम क्लीन जीएसटी कट। ऑटो कंपनियों ने प्राइस कट पास किए। 1 महीने में 15% के करीब ऑटो स्टॉक्स में रैली हो गई। क्या भारत में अगले 12 महीने 24 महीने एक मैसिव कंजम्पशन बूम देखते हैं आप, डोमेस्टिक कंजम्पशन? सी होप क्या है, गवर्नमेंट इफ यू सी सप्लाई साइड पे जो ये लोग की पॉलिसी रही है कंसिस्टेंटली, एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स कट तो पहले ही आ गया था। फिर इस बजट में इनकम टैक्स कट भी आपको मिल गया। हाँ। अब जीएसटी कट भी मिल गया। तो गवर्नमेंट ने बॉल पूरा आपको, व्यापारी वर्ग को दे दिया है कि आप करो ना। हाँ। हम आपके साथ हैं, आप काम करो ना। अब कंजम्पशन इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म वे टू थिंक। कि हम लोग सोचते थे केपेक्स बूम क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में। केपेक्स बूम आएगा जब डिमांड बढ़ेगा। अब वो डिमांड अगर नहीं बढ़ रहा है, उसको मैं कैसे बूस्ट दूँ? तो पहले गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट किया था कि वो स्पेंड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब में, और वो सेक्टर रेलवे हो या डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें तेज़ी दिखी गई। अब हर साल तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते, 10% ग्रोथ होगा उसमें। तो आप नया इंजन कहाँ से लाएंगे? एक्सपोर्ट में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या वातावरण है। तो अगर एक्सपोर्ट में आपको थोड़ी तकलीफ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में आपको तकलीफ है, तो एक इंजन आपको खोलना ही पड़ेगा जिससे ये इकोनॉमिक साइकिल वापस चालू होगी। तो अगर कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज होता है, एंड इन दिस होपफुली वी विल सी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो कि यू नो घर के जो आप होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टाइल हो या पेंट हो या जो भी हो,
वो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको देख के लोग बोलेंगे अब हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, दैट होपफुली विल किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑल्सो। और ये फिर वर्चुअस साइकिल बन के जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं देन यू बिकम लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव कि थोड़ा मैं एक्सपोर्ट भी सोच सकता हूँ। तो ये आई थिंक इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ इकोनॉमिक साइकिल। साथ ही हमसे खास बातचीत में मनीष चौखानी ने यह भी कहा कि अब मेड इन इंडिया ब्रांड पर जोर देना होगा। लैरी एलिसन वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान बने, एक दिन में उनकी वेल्थ $100 बिलियन बढ़ी, मतलब 8.5 लाख करोड़। हमारे यहाँ कुछ इंडेक्स कंपनियों के इतने मार्केट कैप जितनी एक दिन में उनकी वेल्थ बनी। एनवीडिया, एप्पल, ये अमेरिकन टेक सेक्टर में सबसे पहले तो हो क्या रहा है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? सो अनुज जी, ये जो 6 कंपनियां हैं अमेरिका की, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फ़ाबेट, फेसबुक और अमेज़ॉन, ये मिला के करीब $600 बिलियन कमाएंगे अगले साल, $600 बिलियन। एंड सारे हिंदुस्तान को अगर गिन ले, 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, 20 का समझिए पी है, तो 250 बिलियन सारे हिंदुस्तान की कमाई है। तो ये एक ही चीज़ दर्शाता है कि जो टेक्नोलॉजी से कमाई हो सकती है कि आप लीनियर आदमी जोड़ के या फैक्ट्री में मशीन जोड़ के कब तक कमाते रहोगे। तो आपको, जो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि आपको आईपी, टेक्नोलॉजी और ब्रांड अपने डेवलप करने ही पड़ेंगे। और जैसे हर देश जब प्रोग्रेस करता है, जब जापान की राइज़ हुई तो आपने देखे जापानीज़ प्रोडक्ट आए, फिर जब कोरिया की राइज़ हुई तो कोरियन प्रोडक्ट आए, फिर अब जब चाइना की राइज़ हुई तो चाइनीज़ प्रोडक्ट आए। तो अब ये जैसे कहते हैं बॉल इज़ इन कोर्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, कि इसमें अब आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत साल हमने जो आर्बिट्राज था कि दूसरे का माल लेके यहाँ मैंने बेचा एजेंसी बना के, या एमएनसी यहाँ पे आके माल बेचते थे, या हम उनके सॉफ्टवेयर बनाते रहते थे, कोडिंग करते थे, उनके जेनेरिक प्रोडक्ट लेके हम बनाते रहते थे फार्मास्यूटिकल में, वो गेम अब हो गया है। तो अब ये डेल्टा चेंज जो होगा हिंदुस्तान में अगले 5 साल में, कि जो यंगस्टर्स हैं जो आज काम कर रहे हैं, ये कंपनियां जो आती जा रही हैं अब मार्केट में भी, आई थिंक ये पूरा उस तरफ मार्केट का दिशा अगले 5 साल में मुझे लगता है उस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स सेक्टर की, जहां कंपटीशन और तेज हो गया है। दिल्ली, बंगलुरु के बाद अब मुंबई में अमेजॉन नाउ ने सर्विस शुरू कर दी है। कैसे ये पूरा सेक्टर हॉट हो रहा है, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। लेकिन जो जहाँ पर सर्विस ऑलरेडी अमेजॉन नाउ की चल रही है, जैसे बैंगलोर है और दिल्ली, यहाँ पर जो डेली ऑर्डर वॉल्यूम है, इसमें मंथ ऑन मंथ तो आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है। तकरीबन 25% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एवरी मंथ। तो ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है, रफ्तार बड़ी तेज़ी से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कारण भी है कि अगर आप भारत में देखें ना, तो क्विक कॉमर्स का साइज़ बहुत ह्यूमंगस है, ह्यूज है। और आगे आने वाले सालों में तो देखिए, ये इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी फ़िलहाल इंडस्ट्री की साइज़ है $7.9 बिलियन, जो कि सिर्फ 5 साल बाद आपको $48 बिलियन तकरीबन देखने को मिल सकती है। आप ये समझ लीजिए कि अगले 5 साल में 6 गुने की बढ़त पूरे के पूरे स्पेस में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसका फ़ायदा अगर आप देखें तो सभी कंपनीज एनकैश करती हुई नज़र आ रही हैं। अब क्विक कॉमर्स के कारोबार को समझा जाए कि किस कंपनी की कितनी रीच है, तो फिलहाल अमेजॉन नाउ जिसने शुरुआत ही की है, नया एंट्रेंट ही है, बहुत धीमा है, अभी 3 ही शहरों में पकड़ है। लेकिन ब्लिंकिट ये क्लियर कट मार्केट लीडर बन रहा है, 100+ शहरों में इनका नेटवर्क है। जेप्टो रिलेटिवली यंग फाउंडर्स की नई कंपनी है, 75 शहरों में नेटवर्क है। इंस्टामार्ट का 127 है, बिग बास्केट नाउ 50 है, फ्लिपकार्ट मिनट्स इसकी भी नई लॉन्चिंग हुई है और तकरीबन 19 शहरों में इनका पकड़ ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात यह है दरअसल कि क्विक कॉमर्स में बाजी वो मारेगा जिसके पास डार्क स्टोर्स का ज़्यादा नेटवर्क होगा। और नेटवर्क के लिहाज से देखें तो अगेन ब्लिंकिट नंबर 1 पर चल रहा है, 1544, जेप्टो में 1100 आंकड़ा है। इंस्टामार्ट में भी अगर आप देखें तो जेप्टो और इंस्टामार्ट में लगभग कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी के जो नए एंट्रेंट्स हैं, इन्हें बहुत काम अभी करना है, बहुत एक्सपांशन करना पड़ेगा, तब जाकर ये जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट की रीच के यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जो कॉमर्स में कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
खास बात यह है कि साल के अंत तक ये डार्क स्टोर्स का नेटवर्क कितना होगा। तो जो गाइडेंस है Q1 के बाद, इसमें अगर आप देखें तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, इनकी लीडरशिप बिल्कुल बरकरार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो अगेन ब्लिंकिट नंबर 1 है। इटर्नल का अगर आप देखें तो यहाँ पर 40% का मार्केट शेयर फिलहाल के लिए होल्ड करके चलते हैं। दूसरे नंबर पर है ज़ेप्टो, जो कि इंस्टामार्ट से आगे है 26%। स्विगी के इंस्टामार्ट का 19% है और बाकी के सभी प्लेयर्स में अगर आप देखें तो केवल 15% का मार्केट शेयर है। तेजी से ग्रोथ है। अगले 5 साल में इस सेक्टर में 6 गुने की बढ़त नजर आएगी। आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बोर्ड बैठक है, तो सेबी की इस बोर्ड बैठक में क्या कुछ हो सकता है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। जो मनी कंट्रोल से हमको खबर मिल रही है और जो आईपीओज हैं, यहाँ आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काफ़ी अहम चेंज होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की, तो उनका जो अभी 33% आरक्षण होता है इशू में, उसको 40% तक लेके जाने का प्रावधान सेबी कर सकती है। और जो 7% अतिरिक्त है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को और जो पेंशन फंड्स हैं इनको एंकर इन्वेस्टर्स में एक कोटे की तरीके से रखने पे जो है रेगुलेटर विचार कर रहे हैं और शायद ये मसौदा आज पास हो सकता है सेबी की बोर्ड मीटिंग में। इसके अलावा जो आईपीओ की साइज़ है, डाइल्यूशन की, जो पहले मिनिमम 5% थी बड़ी कंपनियों के लिए, वो 2.5% तक करती जा सकती है। ये भी आज शायद बोर्ड बैठक का एक हिस्सा हो सकती है। जहाँ तक कि दूसरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल है, तो जो क्रेडिट ट्रेडिंग कंपनियां हैं, इनकी जो लाइंस ऑफ बिजनेस हैं, इनका विस्तार करने पे, इनको ज़्यादा कामकाज के दायरे से बड़ा करने के लिए नियम संभव आज की बोर्ड मीटिंग में रह सकते हैं। इसके अलावा जो इन्विट्स और रीट हैं, इनको इक्विटी का दर्जा दिया जा सकता है, जिसके कारण इनकी जो पॉपुलैरिटी जो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसको और डीपन किया जाए, मार्केट्स को इन्विट और रीट्स के जरिए फंड रेजिंग को और आसान बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं सेबी की बोर्ड मीटिंग में काफ़ी सारे एजेंडाज हैं। ऑब्वियसली सवाल ये रहेगा कि वीकली ऑप्शंस पे रेगुलेटर का क्या स्टांस है। 6 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग भी जाएंगे और हम पूछेंगे कि भाई ये वीकली ऑप्शन बंद करने पे बात चल रही है, या जो डिस्कशन पेपर है वो कब आएगा, किस तरीके से सेबी इसको देखती है। तो देखते क्या कमेंट रहेंगे चेयरमैन साहब के और बोर्ड के इस। इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी खत्म करने से इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेच फंस गया है। आज इस मुद्दे पर इंश्योरेंस कंपनियों और सीबीआईसी के बीच एक अहम बैठक भी हो रही है। डिटेल्स लेते हैं सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं, आज ये जो बैठक हो रही है इंश्योरेंस कंपनी और सीबीआईसी के बीच, एजेंडा क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने और साथ ही साथ कंपनियों को आईटीसी नहीं अलाउ करने के मुद्दे पर आज कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां सीबीआईसी चेयरमैन से आज मुलाकात कर रहे हैं। बैठक अभी चल रही है और कंपनियां लगातार यही कह रही हैं कि चूंकि 18% पहले जीएसटी लगता था इंश्योरेंस पर और साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता था, लिहाजा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको उससे वो सेट ऑफ कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि जीएसटी काउंसिल ने फैसला कर दिया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के जो 2 प्लान है, खासतौर से इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर, उस पर जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ जो उस पर आईटीसी नहीं दी जा रही है, इससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लिहाजा जो इंश्योरेंस प्रीमियम घटने की बात की जा रही है, उसमें दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियां ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आईटीसी उन्हें नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती करना मुश्किल होगा, जिसका फ़ायदा जो आम लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा। लिहाजा इसी तकनीकी मुद्दों पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उससे बातचीत चल रही है और देखना होगा कि वो क्या मांगे रखते हैं और उसको लेकर क्या समाधान सीबीआईसी की तरफ से निकलता है। बैठक जारी है, जैसे ही बैठक खत्म होगी हम आपको ज़्यादा अपडेट देंगे। जी आलोक, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, जीएसटी रिफॉर्म से पूरी वैल्यू चेन आसान होगी और घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कहना है एक्मा की प्रेसिडेंट श्रद्धा सूरी का। श्रद्धा सूरी से रेयर अर्थ और चीन के साथ सुधरते रिश्तों पर खास बातचीत की संवाददाता रोहन सिंह ने। अभी के लिए हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ अभी आ नहीं रहे। हमें पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन लेके आएगी लॉन्ग टर्म में। गुड न्यूज़ ये है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश करें तो 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर हम फुली सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी के लिए जो है बोथ कंपोनेंट और ओईज इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट सोल्यूशंस के लिए, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ताकि क्योंकि अभी तक लाइन कोई नहीं रुकी है, लाइनें चल रही हैं। सो आई थिंक ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन चाइना से हमारे रिलेशन सब बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज को कैसे देख रही है?
नहीं, बहुत अच्छी तरह देख रही है, बिकॉज सबका फ़ायदा है इसमें, और ये सारे इश्यूज जो हमारे अभी हैं वे होपफुल कि गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर पाएगी। मैम, एक जो बहुत बूस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी को लेकर, तो ऑब्वियसली डिमांड किस तरह से आपको बढ़ती हुई दिख रही है? ऑटो कंपनी ओईएम्स किस तरह के क्या ऑर्डर्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा मूव है, बिकॉज सिर्फ डिमांड नहीं, ये एक्चुअली सिंप्लीफाई कर देती है पूरी वैल्यू चेन को। सिंगल स्लैब आ गया है हमारे लिए, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स इस फाइनल कॉस्ट कम होएगी, डिमांड बढ़ेगी, फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है। आई थिंक कि डोमेस्टिक डिमांड के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में किस तरह का आउटलुक आपको लगता है, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करने जाएगी? सो हमारा ये मानना है कि इंडस्ट्री विल बी पॉजिटिव, कि वो कितनी परसेंटेज होगी। आई थिंक आवर व्यू इज़ कि वो 4 to 7% के बीच में ग्रोथ आएगी, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं, और 2030 तक मोस्ट ओईज अपनी कैपेसिटीज़ डबल कर रहे हैं। ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए कारोबार करने वाले छोटे ट्रेडर्स को जीएसटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। 40 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले ई कॉमर्स कारोबारियों के लिए सरकार जल्द ही एक स्कीम लाने जा रही है। इस खबर पर पूरी जानकारी बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी जल्दी हो सके, क्योंकि जल्द ही सरकार एक ऐसी स्कीम लाने जा रही है जिसके तहत जितने भी ऑनलाइन कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख से नीचे है, वो उन्हें दूसरे राज्यों में फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि वेयर हाउस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अभी तक जितने भी ऑनलाइन कारोबारी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और साथ ही साथ एक फुलफिलमेंट सेंटर बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे राज्य में कारोबार कर सकें। लेकिन अगर सिर्फ अपने राज्य में कारोबार करना है तो वहाँ पर उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब इस जो एक बाधा है, एक बड़ी बाधा है, उसको दूर करने के लिए जल्द ही सरकार एक स्कीम ला सकती है और इस पर लॉ कमेटी काम कर रही है। आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस स्कीम को लाया जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद जितने भी छोटे ऑनलाइन कारोबारी हैं उनको दूसरे राज्य में अपने माल को या प्रोडक्ट को बेचने के लिए वहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दूसरे से लेकर आसानी से कस्टमर्स को माल की सप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं सोने के दाम की, जो अभी भी ऑल टाइम हाई पर है। खरीदारी जो है वो पहले से कम हो गई है, लेकिन इस दाम में भी बिक्री ठप नहीं हुई है। आखिर कौन है जो सोने की खरीदारी कर रहे हैं, देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। एक तरफ श्राद्ध का महीना, दूसरी ओर सोना प्रति 10 ग्राम 1,10,000 के पार अपने सर्वोच्च शिखर पर है। लेकिन फिर भी सर्राफा बाजार में सन्नाटा नहीं है। लोग ऐसे माहौल में भी धीरे धीरे खरीदारी तो कर रहे हैं। अभी गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं गोल्ड सेल करके नए गोल्ड की नई डिजाइन लेने के लिए यहाँ एबी ज्वेलर्स में आई हूँ, ताकि मेरे को नया सोना मिल सके, नई डिजाइन मिल सके। सोने की खरीदारी पहले के मुकाबले कम जरूर हुई है, लेकिन पुरानी ज्वेलरी बेचकर नए डिजाइन के गहने खरीदने वाले ग्राहक कहीं नहीं गए। इसी तरह ईएमआई पर गहनों की बिक्री और शादी की खरीदारी जारी है। लैब ग्रोन डायमंड लगाकर लोग सोने के गहनों की लागत कम कर रहे हैं। एक नई सेटिंग जो है ओपन पोल की सेटिंग, जिसमें वही लुक, वही फील बट लाइटर ज्वेलरी के साथ आपको मिलता है। जो 75% का प्रपोर्शन था आज 60% का हो गया है, जिसमें कंज्यूमर्स को गोल्ड पे बचत मिलती है और वही 40% जो रिमेनिंग रहता है उसमें कंज्यूमर्स ने और ब्राइड्स ने लैब पोल की और लैब डायमंड पे शिफ्ट कर लिया है। जैसे 1,10,000 का भाव सोने का आ गया, मतलब उसको क्रॉस किया, तो लोगों ने अपनी खरीदारी में अग्रेशन दिखाया है कि भाई इससे और आगे बढ़ जाए, इससे पहले अगर हम ले लेते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सोना भारतीय संस्कृति में कई मौकों पर अनिवार्य होता है। फिलहाल बाजार को इसी मांग ने सहारा दे रखा है। सोने में खरीदारी अभी थम गई है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी डाउनसाइड दिखती है लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं और दिवाली तक यही सिलसिला जारी रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात नेपाल में बगावत की। जेन जी के आंदोलन और तख्ता पलट के बाद सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार पर फैसला कब होगा। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में आज अंतरिम सरकार का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुशीला कार्की का नाम एक बार फिर से रेस में आगे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ताज़ा हालात क्या है, ये जानते हैं मेरे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा से, जो काठमांडू नेपाल में मौजूद हैं। तो सिद्धांत, आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, कल शाम तक हमें ये बताया गया था कि आज दोपहर तक सुशीला कार्की की स्वेरिंग इन हो जाएगी और उन्हें नेपाल का नया प्रधानमंत्री, इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर सुबह से तकरीबन 2 मुलाकातें हुई हैं। एक आर्मी के साथ हुई है, उसके बाद आर्मी चीफ राष्ट्रपति से मिले हैं। बताया जा रहा है, जो कि नेपाली मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, कि जो अब एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है जेनजी प्रोटेस्टर्स, प्रेसिडेंट और आर्मी के बीच में, वो इस बात को लेके है कि क्या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो क्या सुशीला कार्की के शपथ लेने से पहले किया जाना चाहिए, या वो जब प्रधानमंत्री बन जाए तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे। तो इस पे एक बहस चल रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जोर इस बात पे है कि जो कुछ भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें ऐसी तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि जो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट को सलाह देके। फिर इससे पहले भी नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की कोशिशें की गई हैं, वो कोशिशें विवादास्पद भी साबित हुई हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत कॉशियस हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। तो ये इस पे अब जो डिस्कशन है वो चल रहा है। सुशीला कार्की के भी नॉमिनेशन के नाम को लेके भी एक ये चर्चा चलाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पूर्व जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब उस पे पिक्चर क्लियर हो गई है, उनके नाम पे कंसेंसस है। पर अब ये एक मुद्दा है जो बचा है, इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। चलिए सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस लेटेस्ट अपडेट के लिए। जिस तरह से आपने काफी अहम जानकारी दी कि सुशीला कार्की का नाम फिलहाल तय माना जा रहा है और जहां तक पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की बात है उस पर सहमति जल्द बनती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, चांदी की हॉल मार्किंग अगले 6 महीने में अनिवार्य हो सकती है। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में BIS के DG प्रमोद तिवारी ने बताया कि अभी इसका ट्रायल फेज में, लेकिन जल्द ही इसे अनिवार्य किया जाएगा। सर, अभी आपने हाल में ही सिल्वर की हॉल मार्किंग की शुरुआत की है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है उस पर? हाँ, सिल्वर की हॉल मार्किंग तो हो ही रही थी। जो 1 सितंबर से चेंज हुआ है वो ये कि जैसे गोल्ड ज्वेलरी में HUID हम इम्बॉस कर रहे थे, उसी तरीके से अब सिल्वर ज्वेलरी में भी अब HUID यूज होगा। और फिलहाल ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ समय के लिए देखना चाहते हैं, और अगर लगता है कि सक्सेसफुली काम हो रहा है तो हमें थोड़ा समय चाहिए इसके मूल्यांकन के लिए, और उसके बाद में फिर हम मैंडेटरी। कितना समय सर, 1 साल या 6 महीने? कितना? 6 महीना काफी होना चाहिए। 6 महीने तक हम इसको देखेंगे और उसके बाद में फिर मैंडेटरी किया जाए कि नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। सर, इसके साथ आप ई-मोबिलिटी के स्टैंडर्ड बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, कब तक हम देख सकते हैं कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड उसमें? ई-मोबिलिटी में तो मैंने बताया कि हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। इफ आई रिकॉल करेक्टली, थोड़ा हो सकता है नंबर इधर, हमने 17 स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं जो बेसिकली आपको EV चार्जिंग स्टेशंस के हैं स्टैंडर्ड हैं, उसकी सेफ्टी के लिए हैं, बैटरी चार्जिंग की सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं, जो अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, वो है बैटरी स्वैपिंग का, कि अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पॉपुलर होना है तो हमें पेट्रोल पंप जैसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप बैटरी एक्सचेंज कर ले जाके वहाँ। तो इस पे भी काम हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी एक्टिव एरिया है BIS के लिए। CP राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस समारोह में शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ पहली बार सार्वजनिक समारोह में आए थे। शपथ लेने के बाद नए उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे आवाज समाचार में। तब तक के लिए आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।